आज की क्लास में हम लोग आपके एसएसटी का जो इकोनॉमिक्स पोर्शन है उसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला जो है पालमपुर गांव की कहानी वो डिलीटेड पोर्शन है, वो नहीं आएगा। और अगर उसमें से प्रश्न आ जाते हैं तो आप क्या करोगे? अगर कर भी दोगे नहीं भी करोगे फिर भी उतना, जैसे मान लो 3 नंबर का आया तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो मिस्टेक कहलाएगी पेपर बनाने वालों की। तो डिलीटेड पोर्शन निश्चिंत रहो, उसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको पढ़ना है पालमपुर गांव की कहानी तो वो वीडियो है, आप लोग देखे भी होंगे कई लोग, ठीक है। तो उसे आप बेसिक के लिए पढ़ सकते हो। उसके बाद दूसरा जो अध्याय है हमारा वो है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग, एक लोग जो है एक व्यक्ति, संसाधन कब बनता है, संसाधन का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। संसाधन के रूप में लोग, तो इसको पहले देखें। अब इसमें जनसंख्या जो है एक परिसंपत्ति के रूप में हो जाती है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि उत्पादन करना है, या मान लो कि एक किसान है उसको अनाज उत्पन्न करना है, तो वो किन किन संसाधनों को लगाएगा? तो आप बोलोगे सबसे पहले तो उसके पास क्या होना चाहिए? भूमि होनी चाहिए, ठीक है। भूमि लगाएगा, भूमि रहेगी, उसका हल रहेगा, औजार रहेंगे, बीज रहेगा, ये सब संसाधन है। वो ये संसाधन क्या होता है? जो उत्पादन करने में सहायक हो, जिससे उत्पादन हो। अब वो उत्पादन वस्तु का भी हो सकता है और सेवा का भी हो सकता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति संसाधन के तौर पे किस तरह से काम करता है? शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं के निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। मानव पूंजी क्या है? कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। इसको याद रखना, मानव पूंजी क्या है? कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक। जैसे कि अगर एक बच्चा है, मान लो कि वो जन्म लेता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस होता है, उसको शिक्षित किया जाता है। उसको पहले प्राइमरी में डाला जाएगा, पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, ये पढ़ लिख करके उसके बाद जब ये बड़ा होगा पूरी शिक्षा इसने ले ली, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इस दौरान इसके स्वास्थ्य पर भी निवेश किया जाएगा। इसके मम्मी पापा इसको टीकाकरण कराएंगे और भी जो चीजें हैं, अगर स्वास्थ्य खराब है तो उसको वो चीजें देंगे, पोषण, पोषक तत्व देंगे, फल फ्रूट्स और ये खाना पीना इस तरह से अच्छा रखेंगे ताकि इसकी बॉडी सही रहे, बार बार बीमार ना पड़े। फिर उसके बाद जब ये प्रोग्रेस करता है तो किसी एक विशेष चीज में ये प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, ट्रेनिंग। आप लोग कहते हो ना कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, तो ये जब बड़ा हो जाएगा शिक्षा प्राप्त करके तो फिर इसकी क्या होगी? ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण होगी। यानी यहाँ क्या क्या हमने देखा? इसके शिक्षा में निवेश किया गया और इसके स्वास्थ्य में। फिर प्रशिक्षण प्राप्त करके ये किसी एक स्पेसिफिक चीज में कुशल हो जाएगा, स्किल्ड। जैसे डॉक्टर डॉक्टरी में हो जाता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग में, तो वो उस चीज को करने में एकदम कुशल हो जाएगा, यानी उसके अंदर कुशलता निहित हो जाएगी, कौशल आ जाएगा। तो क्या क्या चीजें हमने देखी? शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। इन सारी चीजों से एक व्यक्ति मानव पूंजी बन जाता है। अब ये एक एज के बाद किसी भी जगह काम करने के लिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए कुशल हो जाएगा, ठीक है, तैयार हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? मानव पूंजी बन गया। इसकी अब वैल्यू होगी, कोई इसको इसके काम के बदले पैसा देगा। अब मान लो कोई व्यक्ति अगर शिक्षित न रहे तो क्या उसकी उतनी वैल्यू होगी? वो संसाधन के रूप में तो नहीं रहेगा ना, उसको कोई भी नौकरी पे नहीं रखेगा। दूसरी बात, अगर अशिक्षित भी, अगर स्वास्थ्य मान लो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक चीज में ट्रेंड नहीं है तो हमें फिर भी काम नहीं मिलेगा, मुश्किल पड़ेगी। तीसरी चीज, अगर मान लो प्रशिक्षित भी हो गए लेकिन एक हमारा जो स्वास्थ्य है वो बार बार खराब है, मान लो कोई इंजीनियर है, इंजीनियर बन गए लेकिन बार बार उसका स्वास्थ्य खराब रहे तो क्या उसकी नौकरी चलेगी? नहीं चलेगी, यानी स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हमने क्या देखा कि जनसंख्या मानव पूंजी कब बनती है? जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है। पहले शुरुआत में खर्च किया जाता है, जैसे आप लोग शिक्षित हो रहे हो तो आप पे ये निवेश किया जा रहा है, बाद में आपके ये काम आएगा, ठीक।
मानव पूंजी हम बन जाएंगे कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। जो मानव पूंजी होता है वो उत्पादन करता है, चाहे वो वस्तु का उत्पादन हो या सेवा का उत्पादन हो। अब परिचय संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्य लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। मतलब हमारे देश में कितने लोग संसाधन के रूप में, कितने लोग काबिल हैं। मेरा भाषा में अगर बोलूं कितने लोग काबिल हैं। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उसकी योगदान की क्षमता भी बदलेगा। देखो, जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो क्या करता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में योगदान देता है। यानी पूरे भारत का जो आय है वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय। मान लो कि ये पूरा भारत है और इसमें अगर 4 व्यक्ति हैं तो इन 4 व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जोड़ करके पूरे देश की आय होती है। तो पूरे देश का जो उत्पादन है या आय है वो एक एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में योगदान की क्षमता पे बल देता है। दूसरे संसाधन की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। जैसे भूमि है, जमीन के बिना खेती नहीं हो सकती, मशीन के बिना कोई चीज का उत्पादन नहीं हो सकता। इसी तरह मानव संसाधन, मानव सबसे मुख्य प्रमुख संसाधन है। अगर मानव नहीं होगा तो सारे संसाधन क्या है, निष्क्रिय पड़े रहेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर किसान नहीं होगा तो खेती हो पाएगी? मशीन बड़ी से बड़ी रखी रहे लेकिन अगर मानव स्किल्ड नहीं है, मुझे उसे चलाना नहीं आता, तो वो पड़ा है। आपका ये स्मार्ट बोर्ड पड़ा रहेगा अगर मुझे इसे चलाना नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? तो मानव संसाधन, हम यहाँ क्या है, हम भी संसाधन है, मैं और ये दोनों मिलके क्रिएट कर रहे हैं जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो ये निष्क्रिय पड़ा रहेगा अगर मानव संसाधन यहाँ उपस्थित ना हो और उसमें कुशलता ना हो। तो मेरा शिक्षित होना जरूरी है, इसमें ट्रेंड होना जरूरी है और स्वास्थ्य भी ठीक रहना जरूरी है। अगर मैं रोज के रोज स्कूल ना आऊं तो आपकी पढ़ाई रह जाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये तीनों चीज एक मानव को मानव संसाधन बना। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी का निर्माण, आप लोग का निर्माण हो रहा है, अभी आपको शिक्षित किया जा रहा है। कुछ दिन में आप किसी चीज में ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षित होंगे, स्वास्थ्य ठीक रखेंगे तो आपके मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है आपके द्वारा। भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। ये भौतिक पूंजी की भांति ही होता है। भौतिक पूंजी का मतलब क्या होता है, मानव पूंजी से कैसे अलग है? भौतिक मानव पूंजी जो होता है वो शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वास्थ्य से संबंधित होता है। भौतिक पूंजी जैसे जो निष्क्रिय चीजें हैं, जैसे भूमि हुआ, बिल्डिंग हुआ, फैक्ट्री हुआ, मशीन हुआ, ये सब भौतिक पूंजी है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। ठीक है, देखो, भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए अधिक ज्ञान रूपी दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि। मतलब ये कि हरित क्रांति से पहले हमारी भूमि में पारंपरिक चीजों का प्रयोग होता था। खाद भी पारंपरिक थे, हल से खेती होती थी, बीज भी इतने अच्छे नहीं थे। उसके बाद जब सारी चीजों में निवेश किया जाने लगा, यानी बीज भी अच्छे वाले आ गए और सिंचाई की सुविधाएं हो गई, उसके बाद मतलब सारी चीजें जब हम अच्छा करने लगते हैं तो उत्पादन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जैसे आप अपनी दादी या माँ का भी उदाहरण ले सकती हैं कि वो शिक्षित है। मान लो कि बहुत सारी दादी या माँ लोग शिक्षित नहीं होंगी, उनका प्रोग्रेस वही रुक गया, वो कुछ दे पा रही है देश को? नहीं। उसके बाद मान लो शिक्षित भी हो गई लेकिन किसी एक स्पेशल चीज में प्रशिक्षित नहीं हुई, ट्रेनिंग नहीं लिया, तो भी वो बैठी रह गई। ट्रेनिंग भी ले लिया लेकिन बार बार अगर बीमार पड़ रही है तो भी वह किसी काम की, मतलब देश के काम के लिए, देश की आय में उनका कोई योगदान नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखो, मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि या श्रम के समान है? यह उससे अधिक है। इसने क्या कहा? यह उससे अधिक है। कैसे अधिक है? जो अभी मैंने कहा कि अगर मानव पूंजी न हो, मानव संसाधन न हो तो भौतिक संसाधन क्या है? पड़े रह जाएंगे। उसको चलायमान कौन करता है? मानव।
मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसा या डॉलर के समान है, यह उससे अधिक है। सीधी सी बात है, ठीक है। मानव ही सभी निष्क्रिय संसाधनों को चलायमान करता है, उसको प्रोसेस में लाता है, ठीक। अब मानव पूंजी क्या है, ये है मानव पूंजी। देखिए चित्र में, यहाँ पर ये कौन है, डॉक्टर है। इन्होंने पहले शिक्षा ग्रहण किया होगा। देखो अभी आप लोग 9th में हो, 10th तक आप लोग लगभग एक जैसी शिक्षा ग्रहण करते हो। उसके बाद अलग अलग स्ट्रीम आती है। डॉक्टर जिसे बनना है वो बायो लेकर के बढ़ेगा, इंजीनियर बनना है वो मैथ लेके बढ़ेगा, टीचर बनना है वो आर्ट लेके बढ़ेगा, अकाउंटेंट बनना है वो कॉमर्स लेके बढ़ेगा। समझ रहे हो ना बात को, स्ट्रीम अलग किया। उसके बाद इन्होंने डॉक्टरी का प्रशिक्षण लिया और फिर ये सफल होकर डॉक्टर बने। अगर ये डॉक्टर खुद ही बीमार पड़ेगा तो क्या देखभाल करेगा दूसरों की, कर पाएगा? कोई इसके पास जाएगा ही नहीं, बोलेगा ये खुद ही बीमार रहते हैं, ये क्या मेरा इलाज करेंगे, ठीक। दूसरा, ये कौन है, मैकेनिक है ना, मैकेनिक जैसा ही कुछ दिख रहा है। हाँ, मशीन जो चला रहा है, ये भी उस चीज में प्रशिक्षित हुए होंगे उस मशीन को चलाने के लिए। ये कौन है, टीचर, ये भी प्रशिक्षित हुए होंगे। और ये है टेलर, देखो ये भी प्रशिक्षित हुए हैं, ठीक है। शिक्षा भी ली है, उसको नाप वाप का शिक्षा ली होगी जितनी जरूरत है। उसके बाद टेलरिंग सीखा होगा, प्रशिक्षण लिया। अगर ये टेलर साहब बीमार पड़ गए, है ना, आपने कपड़ा दिया कि सिल के रखना, 1 हफ्ते के बाद और ये दिए 2 महीने बाद, दोबारा जाओगे इनके पास? तो इनका काम धंधा चौपट जाए। इसका मतलब ये कि ये जो मानव पूंजी है इसमें तीनों चीजें ठीक है, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य। लेकिन यह आवश्यक नहीं, यहाँ उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है, ठीक, या उतनी स्वास्थ्य सेवा उन्हें प्रदान नहीं की गई। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भूमि भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, जो मैंने अभी बताया। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है। इस बात को समझो, ये क्वेश्चन में आता है कि जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। मतलब जनसंख्या जो है वो बोझ है, दायित्व का मतलब है ना, दायित्व का मतलब होता है कि जिसे हमें पूरा करना है। ज्यादा बच्चे अगर हैं तो ये दायित्व है, ये बोझ हो गया। लेकिन उसी को हम परिसंपत्ति के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। परिसंपत्ति यानी कि अगर वो जनसंख्या, मान लो कि खूब इतनी जनसंख्या है देश की जितने आप लोग हैं, ठीक है, और आप लोग शिक्षित भी नहीं है, प्रशिक्षित भी नहीं है, तब तो आप बोझ है। लेकिन आपको कन्वर्ट किया जा सकता है मानव पूंजी में, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य की देखभाल करके। तो हमें परिसंपत्ति मानो, यानी हम धन हैं। होता है ना, बच्चे बोझ हैं कि बच्चे धन हैं, तो बच्चों को धन, परिसंपत्ति मानो। ये एसेट्स हैं जो कि बाद में जाके काम करेंगे। तो वही ये कह रहा है कि बहुत दशकों से ऐसा माना जाता है कि बोझ के समान है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। ज्यादा लोग हैं, ज्यादा उत्पादक बन गए, देश की जो आय है वो बढ़ेगी। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यवहार, ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण ये लोग दे रहे हैं। सकल की कहानी, 2 मित्र 20 साल और सकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। सकल की आयु 12 वर्ष की। देखो इसमें मूलतः क्या है, 2, इस कहानी को आप लोग पढ़ सकते हो बुक में। अभी जो मैं बता रही हूँ वो चीज समझो। 2 है विलास और सकल, ठीक है, ये है विलास और ये है सकल। अब ये दोनों ने एक ही समय में, एक ही ईयर में जन्म लिया, दोनों हम उम्र हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनका प्रोग्रेस होने लगा, ठीक। अब मान लीजिए कि इन्होंने क्या किया, शिक्षा ग्रहण किया। इसने अगर ये नहीं करेगा ये यहीं ठहर जाएगा, लेकिन मान लो कि इसने भी शिक्षा ग्रहण किया, ठीक है। उसके बाद आगे चल के इसने प्रशिक्षण लिया और इसने प्रशिक्षण नहीं लिया, तो ये डेली बेस का मजदूर या फिर घर में बैठा हुआ वो व्यक्ति होगा जो किसी के लिए बोझ है। दायित्व तो होगा अपने माँ बाप के लिए, समझ गए ना, क्योंकि ये खुद कमाता नहीं है, किसी काम में नहीं लगा। लेकिन मान लो कि इसने भी प्रशिक्षण ले लिया,
ठीक है, दोनों ने प्रशिक्षण लिया। अब इसके ऊपर, इसके स्वास्थ्य पर कोई निवेश नहीं किया गया, यानी माँ बाप ने न तो टीका लगवाया, न तो इसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, न पोषक तत्व खाए, है ना। तो ये जाकर के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बीमार रहने लगा। यहाँ ये पिट गया और ये तो स्वास्थ्य में भी ठीक है, यहाँ बल निकल गया। ये देश के आय में योगदान दे रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अगर स्वास्थ्य खराब है तो ये फिर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों की कहानी से ये समझ में आता है कि तीनों ही चीजें समय के हिसाब से पूरी होनी चाहिए, तब जाके एक मानव पूंजी बन पाता है। एक और कहानी है ये, चलो इसे पढ़ लेते हैं। विलास 11 वर्ष का लड़का है और वह सकल के गांव में रहता है। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। माँ जो है मछलियां बेचकर परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती। बेचकर एक दिन में 150 रुपए कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया छोटी उम्र में ही। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि डॉक्टर को दिखा पाती। स्कूल भी नहीं पढ़ा, पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में माँ की मदद करता, छोटे भाई की देखभाल करता। कुछ समय पश्चात माँ बीमार पड़ गई। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, परिवार में सहायता करने वाला नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। जब हमारा ब्रेक हो जाता है हमारे स्वास्थ्य के कारण या पैसे के कारण, तो फिर ये चक्रव्यूह चलता है, गरीबी का दुष्चक्र, कि उसमें फंस गया। उसकी माँ ने वही काम किया, फिर उसको भी वही काम करना पड़ा है। अब जब वो भी कम इनकम करेगा तो अपने बच्चों को भी क्या करेगा, कम ही दे पाएगा या आपके स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ये एक दुष्चक्र होता है जिसमें इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था, विलास स्कूल नहीं गया। जो बात मैंने अभी बताई आपको, सकल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की, प्रशिक्षण लिया। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोषने के लिए आय बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई, उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। यानी कि किसी आप लोग तो पढ़ रहे हो बस इसलिए नहीं कि हाँ हमें पढ़ना लिखना आ जाए। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हम इतना उत्पादक बन जाए कि देश की आय में मेरा भी योगदान हो। ऐसा नहीं आप अपनी आय देश को दे रहे हो, टैक्स के रूप में तो दोगे ही, लेकिन आपकी आय इंक्लूड हो, प्लस किया जाए, है ना, कि इसकी आय जोड़ के देश की आय हो। तो अपने आप को इतना उत्पादक बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले तो आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, शिक्षा तो मिल ही रही है, और फिर आगे चलकर एक एम रखना होगा। तो हम लोग को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बनना क्या है, मानव संसाधन एटलीस्ट। बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसकी पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। यानी कि आपको सैलरी मिलेगी या फिर अलायंस मिलेगा या फिर सुख सुविधाएं मिलेंगी, आप जितना अच्छा काम करोगे। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा स्वास्थ्य सेवा नहीं मिली। माँ की भांति ही वह रह गया। अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। अकुशल श्रमिक का वेतन बहुत कम होता है। लेबर चौराहा देखा है, वहाँ लेबर होते हैं, कभी उनका फिक्स काम ही नहीं होता। कभी ईंटें उनसे ढुआए जाते हैं, कभी उनसे जो मटेरियल होता है वो बनवाया जाता है मकान बनाने का, कभी उनसे कुछ और भी काम करा लिया जाता है। तो वो अकुशल है, किसी एक चीज में प्रशिक्षित नहीं है। ठीक है, तो उनको वेतन भी मतलब पारिश्रमिक मजदूरी भी वैसी ही मिलती है जितनी गरज है। मान लो कभी काम नहीं है तो वो अगर मान लो 200 रुपया देना है तो 85 रुपए में लोग काम करा लेते हैं। तो ये अकुशल श्रमिक होते हैं। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो दयनीय स्थिति इन्हीं की होती है। मानव संसाधन में शिक्षा चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे शिक्षा और चिकित्सा की सेवा द्वारा इसमें निवेश, मैंने आपको बताया भी है कि आपके ऊपर जो माँ बाप कर रहे हैं वो खर्च नहीं है, निवेश है। ठीक है, और बोल देना कि अगर ये निवेश कर रहे हो तो भविष्य में उच्च प्रतिफल भी प्राप्त होगा। और ये कौन प्राप्त कराएगा, आप लोग। ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है और आप बिल्कुल पानी फेर दो,
है ना, पढ़ने के लिए मौका दिया जा रहा है, तो आपको शिक्षा में निवेश किया जा रहा है, आपको शिक्षित होना है, आपको दाल चावल अच्छी चीजें खानी ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। ठीक है, एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल देगी। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, क्योंकि वो उसकी समझ रखते हैं कि हमें निवेश कहाँ करना है। एक शिक्षित माँ बाप, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। मतलब ये कि अगर कड़ी जुड़ गई शिक्षित रहने की, तो फिर स्टेप बाय स्टेप शिक्षित ही वो अपने जनरेशन को करेगा, वो अपने को करेगा, है ना। इस तरह के मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। देखो अभी मैंने तुमसे क्या कहा, एक दुष्चक्र बनता है। किस चीज का? गरीबी का, अशिक्षा का। अगर अशिक्षित है, गरीब है, फिर अगला वही काम करेगा, फिर अगला, वो दुष्चक्र बना। और जब वो चक्र ब्रेक होता है एक जगह से, तो फिर एक अच्छा चक्र बन जाता है। किसका? माँ बाप शिक्षित, अगला जनरेशन शिक्षित, फिर अगला शिक्षित। समझ लो, शिक्षित है, स्वास्थ्य सही है, तो कहीं ना कहीं नौकरी करेगा, अर्निंग करेगा। ठीक है, तो सैलरी जो पैसा है वो धन बढ़ता जाएगा। माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या है, स्वयं भी अशिक्षित और अस्वस्थता सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं। क्या कहते हैं? अरे क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की, अरे ठीक है नहीं खाएगी तो चल जाएगा, क्योंकि खुद तो वो ऐसे हैं, आगे भी पीढ़ियां वैसी बना रहे हैं। अब ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, अरे हम भी तो नहीं पढ़े, हम बिल्कुल नहीं पढ़े, चलो बिटिया 9 तक पढ़ ली, 10 तक पढ़ ली, बहुत पढ़ ली, है ना। तो वो एक दुष्चक्र सृजित कर देते हैं, अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। हमारा देश तो बहुत ही रिच है, हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन है। भूगोल में पढ़ा ना, कहीं खनन है, कहीं हमारे यहाँ मसाले की खेती है, रबड़ की खेती है, चाय बागान है, हर चीज है हमारे यहाँ। लेकिन जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं था, फिर भी जापान आज की डेट में हमसे आगे है। यह विकसित धनी देश है, वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं, मंगाते हैं दूसरे देश से। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में, विशेष रूप से शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया, और इसी की कमी है भारत की। हमारे यहाँ लोगों पे निवेश नहीं हो रहा है इतना जितना होना चाहिए। अगर होने लगे तो हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन तो कहीं से मंगाने भी नहीं है। ठीक है, तो जापान में किस पर ध्यान दिया? अपने लोगों की स्वास्थ्य शिक्षा पर निवेश किया। उन लोगों ने भूमि पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश विकसित बना। और कुशलता और प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी कहाँ से विकसित होती है? इन आवर माइंड। ठीक है, हमारे माइंड में चीजें चलती है। भगवान जी आके नहीं बोलेंगे ये लो नई प्रौद्योगिकी, और यही भारत में नहीं होता है। यहाँ आधी जनसंख्या या 20 से 30% जनसंख्या बिल्कुल निष्क्रिय है, खाना पीना सोना। ठीक है, इस वजह से कोई भी देश पीछे रह जाता है। चलो, पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप कल से यहाँ से रिवीजन होगा। ठीक है।